हेलो बच्चों, आइए देखते हैं अब फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन फाइलम कॉर्डेटा में जाने के पहले हम देखेंगे कि वो क्या वजह है कि फाइलम कॉर्डेटा फाइलम नॉन कॉर्डेटा से बिल्कुल भिन्न है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का फ़र्क, दोनों के बीच का डिफरेंस। देखिए, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाएंगे, लेकिन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाए जाएंगे। अब दूसरा फ़र्क है कि नर्व कॉर्ड का। तो नर्व कॉर्ड जो है वो नॉन कॉर्डेटा में यदि हैं, नॉन कॉर्डेटा के जो भी नर्व कॉर्ड हैं वो ध्यान से सुनेंगे, वो डबल होंगे, वो सॉलिड होंगे और वो वेंट्रल होंगे। मैं फिर से दोहराऊंगी, नॉन कॉर्डेट्स के जो नर्व कॉर्ड हैं वो डबल हैं, सॉलिड हैं और साथ ही साथ वेंट्रल हैं। लेकिन आप अगर कॉर्डेट्स के नर्व कॉर्ड देखते हैं तो ये डॉर्सल हैं, ये हॉलो हैं और ये सिंगल हैं। ठीक है, तो ये नर्व कॉर्ड का डिफरेंस हुआ। उसके बाद हमने देखा है कि बहुत से नॉन कॉर्डेट्स में कभी कभी हमने देखा है हार्ट जैसा स्ट्रक्चर है या हार्ट है। अगर हार्ट है भी तो वो डॉर्सल होगा, इट विल नेवर बी वेंट्रल। पर कॉर्डेट्स में हमेशा ही हार्ट या हृदय जो है वो वेंट्रली सिचुएटेड होगा। वेंट्रल मतलब सामने की तरफ वो लोकेटेड होगा। फिर कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में फिर से एक डिफरेंस आता है कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स कॉर्डेटा की पहचान है, जबकि गिल स्लिट्स नॉन कॉर्डेट्स में अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अब एक और अंतर आता है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल मतलब एनस के बाद पूंछ की उपस्थिति। माउथ और एनस आपने देखा है, गुदाद्वार के बाद जो पूंछ की उपस्थिति होती है वो केवल कॉर्डेटा की पहचान है। तो पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में पाया जाता है और पोस्ट एनल टेल नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। तो बच्चों, हमने देखा कि नॉन कॉर्डेट किस तरह से कॉर्डेट से भिन्न है। हम इसको पुनः एक बार दोहरा लेते हैं। नोटोकॉर्ड पूरी तरह से नॉन कॉर्डेट्स में अनुपस्थित होता है, कॉर्डेट्स में उपस्थित होता है। नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट में डबल होता है और साथ ही साथ सॉलिड होता है और वेंट्रल होता है। लेकिन कॉर्डेट में आप देखिए सिंगल होता है, डॉर्सल होता है और हॉलो होता है। हार्ट इफ प्रेजेंट अगर उपस्थित हैं तो नॉन कॉर्डेट में हार्ट डॉर्सल होता है, लेकिन कॉर्डेट्स में जो हार्ट है, जो हृदय है, वो वेंट्रल होता है। नर्व कॉर्ड की बात हमने देखी, हृदय की बात हमने देखी, नोटोकॉर्ड की बात हमने देखी। अब फेरेंजियल गिल स्लिट। फेरेंजियल गिल स्लिट्स नॉन कॉर्डेट्स में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कॉर्डेट्स में उपस्थित होते हैं। पोस्ट एनल टेल भी नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाए जाते, जबकि कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं एक हाइपोथेटिकल कॉर्डेट कैरेक्टर्स का। आप देखिए यहाँ पर आपको नोटोकॉर्ड दिख रहा है और नोटोकॉर्ड जो है उसकी स्थिति आप देखिए, ये कहाँ पर दिख रहा है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है और ये नर्व कॉर्ड और गट के बीच में, एलिमेंट्री कैनाल के बीच में आपको दिख रहा है। अब देखिए कि गिल स्लिट्स आपको यहाँ पर जो छिद्रित स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स है और साथ ही साथ आपको दिख रहा है पोस्ट एनल टेल, पीछे में पूंछ दिख रही है। तो एक हाइपोथेटिकल कॉर्डेट कैरेक्टर्स का डायग्राम हमने आपको बताया। अब आइए शुरू करते हैं हम फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में बेसिकली हमने चार चीज़ें तो देख ही ली। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति देखी। अच्छा, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के बाद के साथ ही हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे आपको कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या तो केवल लार्वल स्टेज में या केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो सकती है, मिल सकती है, या फिर थ्रू आउट लाइफ ये रह सकती है। मतलब किसी ना किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड का होना ज़रूरी है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कॉर्डेट कहेंगे। तो इसकी दो भिन्न अवस्थाएं, या तो ये केवल लार्वल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिले, या फिर थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर मिले। पहले भी हमने देखा है कि जब हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की उपस्थिति की और कॉर्डेटा की, तो हम पाते हैं कि कभी कभी
एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड में यहाँ देखिए किस तरह से नोटोकॉर्ड जो है विस्थापित हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम से। ऐसी स्थिति में इन जंतुओं को हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। आई बात समझ में? यहाँ जो स्थिति दिख रही है, इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में वर्टिब्रल कॉलम से विस्थापित हो रहा है, और ऐसे जंतुओं को फिर हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई। अब कॉर्डेटा के वर्गीकरण को हम लेते हैं। कॉर्डेटा को जब हम वर्गीकरण की प्रोसेस हम शुरू करते हैं, वर्गीकृत करना शुरुआत करते हैं, तो हमको 3 इसके जो सब फाइलम है वो मिलते हैं। सबसे पहले है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरो का मतलब होता है बच्चों टेल, पूंछ। मतलब इसमें जो नोटोकॉर्ड है यूरोकॉर्डेट्स में, वो केवल पूंछ में होती है लार्वल स्टेज के समय। और सिफेलो का मतलब होता है हेड। तो सिफेलोकॉर्डेटा में वो पूरे जीवन भर सिर से लेकर के टेल तक, मतलब पूंछ तक, वो मिलती है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। वर्टिब्रेटा आपको पहले भी बताया है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो नोटोकॉर्ड को विस्थापित कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ये तो एक वर्गीकरण हुआ, लेकिन अलावे इसके एक दूसरा वर्गीकरण भी है, ये हम अभी आपको बताना चाहेंगे। यहाँ देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम बॉक्स मतलब दिमाग का डब्बा, ठीक है। तो जो क्रेनियम बॉक्स है उसकी उपस्थिति के आधार पर यहाँ पर फिर से हमने कॉर्डेट को विभक्त किया है। कैसे विभक्त किया है? आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका सब फाइलम अभी यहाँ पर आ गया है, एक क्रेनिएटा और दूसरा है क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा मतलब ब्रेन बॉक्स नहीं है, क्रेनियम नहीं है, जो दिमाग का जो बॉक्स है वो नहीं है, और क्रेनिएटा मतलब ब्रेन बॉक्स है, क्रेनियम है, दिमाग का जो बॉक्स है वो है। एक क्रेनिएटा को फिर से हमने 2 भागों में विभक्त किया है, वही यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। इनके जो लक्षण हैं वो वही हैं कि पूंछ में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है केवल लार्वल स्टेज में, और सिफेलोकॉर्डेटा में अगर आप देखते हैं तो इसमें जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं आपको फिर से वही नोटोकॉर्ड की उपस्थिति सिर से लेके पूंछ तक थ्रू आउट द लाइफ, मतलब पूरे जीवन पर्यंत आपको मिलती है। अब बात आती है क्रेनिएटा की। तो क्रेनिएटा को हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, और वर्टिब्रेटा फिर से विभक्त होता है एग्नैथोस्टोमेटा, आप देख रहे हैं एग्नैथोस्टोमेटा और ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। अब ये जो एग्नैथोस्टोमेटा है, आप इसको फिर से देखिए। एग्नैथोस्टोमेटा हम किसको कह रहे हैं? जिनमें जबड़े नहीं हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिनमें जबड़े नहीं हैं, मतलब उनके मैंडिबल और मैक्सिबल नहीं है, जो अपर जॉ लोअर जॉ होते हैं वो नहीं होते हैं। और ग्नैथोस्टोमेटा मतलब जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। जो एग्नैथोस्टोमेटा है उसे हम पुनः विभक्त करते हैं। क्या है वो है ऑस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। अब बच्चों ऑस्ट्रेकोडर्माई आप देखेंगे ये एक्सटिंक्ट है, ये विलुप्त हो चुके हैं। अब बचता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वो क्लास है जिसमें कि एक्टोपैरासाइट पाए जाते हैं। ध्यान देंगे, एक्टोपैरासाइट पाए जाते हैं। और फिर हम इनमें डिटेल से फिर से विस्तार से हम आएंगे। अभी वर्गीकरण के तरफ हम फिर से आगे बढ़ते हैं कि अब जो दूसरा सुपर क्लास है वो क्या है? ग्नैथोस्टोमेटा। तो आप देख रहे हैं कि ग्नैथोस्टोमेटा फिर से वर्गीकृत हुआ है यहाँ पर, और ग्नैथोस्टोमेटा यहाँ पर एक है पाइशिस और दूसरा है टेट्रापोडा। जो पाइशिस यानी मछलियों का जो क्लास है, और टेट्रापोडा माने चतुष्पदियों का जो क्लास है, तो जो टेट्रापोडा है उसमें 4 पैर होंगे, और जो मछलियां हैं, मछलियां तो आप जानते ही हैं कि फिन्स होंगे, स्केल्स होंगे, है ना, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। तो जो मछलियों का क्लास है हम उसको देखते हैं, वो फिर से विभाजित होता है 3 क्लासेस, फिर से 3 सब क्लासेस में विभाजित होता है। और वो जो 3 सब क्लासेस हैं उनमें एक है, देखिए, प्लैकोडर्माई। प्लैकोडर्माई फिर से विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन जो दूसरे और तीसरे ग्रुप हैं वो हैं कॉन्ड्रिक्टिस, या इनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं, या दूसरे जो हैं ऑस्टिक्टिस और बोनी फिशेस। तो बोनी फिशेस
या कार्टिलेजिनस फिशेस या कॉन्ड्रिक्टिस या ऑस्ट्रिक्टिस, इनमें फिर से हम अंतर देखेंगे। उसके बाद का जो क्लास हम देखते हैं टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा में 4 पैरों वाले जंतु आते हैं। इनमें हम पुनः शामिल करते हैं किसको, एम्फीबिया को, आप देख रहे हैं मेंढक उसका एग्जाम्पल है। फिर रेप्टिलिया, सर्प, छिपकली उनके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं एव्स, पंछी है ना, तोते, कबूतर, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। और फिर आते हैं मैमल्स, जिनमें कि कैटल्स मतलब गाय या डॉग हैं, कैट्स हैं, या इवन हम स्वयं मनुष्य भी, हम सब टेट्रापोड्स में आते हैं। क्लास मैमलिया जो हैं हम उनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब ये वर्गीकरण की बात थी, हमने वर्गीकरण अभी देखा का फाइलम कॉर्डेटा का। अब हम एक एक क्लास को बच्चों, यहाँ पर एक एक वर्ग को, एक एक भाग को हम विस्तार से लेते चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा हमने पहले भी देखा है। यूरो का मतलब टेल होता है और कॉर्डेटा मतलब जो नोटोकॉर्ड है उसकी उपस्थिति केवल लार्वल स्टेज में, केवल पूंछ में पाई जाती है। इसके जो उदाहरण हैं आप देख सकते हैं, हर्डमानिया है, एशिडिया है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जो इसके मुख्य लक्षण हैं वो क्या हैं? इसके मुख्य लक्षण हैं कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और साथ ही साथ एशिडिया लार्वा मिलता है, जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, एसिडिया लार्वा होता है। इसकी एक खास बात यह है जो कि नीट में पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये वो जंतु हैं जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। रेट्रो का मतलब होता है पीछे, है ना, पीछे, माने इनकी जो लार्वा होते हैं ये ज़्यादा विकसित होते हैं बनिस्बत एडल्ट के, इसलिए ऐसे मेटामॉर्फोसिस को हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा एसिडिया और स्पेशल फीचर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिवहन तंत्र खुले तरह का होता है। दिस इज़ द ओनली कॉर्डेटा जिसमें कि आपको कॉर्डेट भी हैं ये और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स में। तो सिफेलोकॉर्डेट का मतलब होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो सिर से लेके पूंछ तक पूरे जीवन पर्यंत है, सिफेलोकॉर्डेट्स। लेकिन इसमें जो जंतु आते हैं आप देख सकते हैं एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस के शरीर की बनावट देखिए, ये भाले की तरह आपको लगेगा। इनको हम लैंसलेट भी कहते हैं और इनका जो लार्वल पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है। इनके हैबिटेट्स भी बहुत अलग से होते हैं। तो इनके लार्वल स्टेज को ही हम ये मान लेते हैं कि ये जो लैंसलेट हैं या जो एम्फिओक्सस हैं ये एक विशेष तरह की लार्वा देते हैं। अब आकर के आप देखिए कि जो सिफेलोकॉर्डेटा है इनमें जो उत्सर्जन है वो कैसे होता है। परिवहन तंत्र तो इनका क्लोज्ड होगा, लेकिन उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है? उत्सर्जन तंत्र इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है, जबकि एसिडिया में जो हमने यूरोकॉर्डेटा देखा था, तो यूरोकॉर्डेटा में जो उत्सर्जन हो रहा था, जो एक्सक्रीशन हो रहा था, वो न्यूरल ट्यूब के द्वारा हो रहा था और यहाँ पर जो उत्सर्जन है वो प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब चूँकि हम कॉर्डेट पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सिलोमेट होंगे, जाहिर सी बात है कि इनका जो एलिमेंट्री कनाल है वो कंप्लीट होगा। अब इनमें जो डिफरेंसेस हम देखेंगे वो ख़ास तौर पे इनके रिप्रोडक्शन में देखेंगे, ख़ास तौर पे इनके उत्सर्जन में देखेंगे, या स्पेशल फीचर में देखेंगे, या लार्वल स्टेज में अगर है तो, क्योंकि सभी कॉर्डेट्स में लार्वल स्टेज नहीं होगी। तो उदाहरण क्या हुआ सिफेलोकॉर्डेटा का? एम्फिओक्सस, या इसको ब्रैंकियोस्टोमा भी हम कहते हैं। भाले के आकार का इनका शरीर होता है। गोनैड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, डब्बों के आकार का जो गोनैड्स दिख रहा है ये गोनैड्स आपको दिख रहे हैं। माउथ में देखिए रोस्ट्रम, पंखे की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो रोस्ट्रम है और जो इनका एक्सक्रीशन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। अब हम आते हैं एक्रेनेटा में, हमने देखा यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। अब हम आते हैं क्रेनिटा की तरफ या वर्टिब्रेटा की तरफ। वर्टिब्रेटा नाम से ही स्पष्ट है कि वर्टिब्रल कॉलम ने नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अब जो कॉर्डेट्स हैं इस तरह के वो वर्टिब्रेट कहलाएंगे और इनमें वर्टिब्रल कॉलम की उपस्थिति पाई जाएगी।
जब हम वर्टिब्रल कॉलम की उपस्थिति की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें अब स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा, और चूंकि क्रेनिएटा है इसलिए दिमाग भी है, क्रेनियम भी है, ब्रेन भी है। तो ये जो एक्रेनिएटा हैं उनसे हर हाल में ज़्यादा विकसित हैं। इनका जो आगे का विभाजन हुआ है वो एग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा में हुआ है। एग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और ये फिर से 2 सब क्लासेस में इन विभक्त हैं, ऑस्ट्रेकोडर्माई जो कि विलुप्त हो चुके हैं। तो अब हमको क्या देखना है, साइक्लोस्टोमेटा। तो आइए साइक्लोस्टोमेटा हम विस्तार से देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में कुछ खास बातें हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा जो दिख रहा है इसके 2 उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं, मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन, मतलब लैम्प्रे और हैगफिश। पेट्रोमाइजोन को हम लैम्प्रे भी कहते हैं और मिक्सिन जो है उसको हम हैगफिश भी कहते हैं। अब इसकी खास बातें हम आपको बताते हैं कि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। और एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, बाह्य परजीवी, मतलब ये क्या होते हैं, मछलियों के मुंह के नीचे ऐसे लगे होते हैं, और ये वहाँ से अपना जो खाना है, जो अपना भोजन है, ये लेते रहते हैं। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। दूसरी इनकी विशेषता क्या होती है, आप देखिए साइक्लोस्टोम की बात हम कर रहे हैं तो इनमें 6 से 15 पेयर्ड गिल स्लिट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे 6 से 15, किसी में 7 होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 9 होंगे, पर 6 से कम नहीं होंगे और 15 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या होती है कि ये रहते तो समंदर में हैं, लेकिन जब इनके प्रजनन का समय आता है तो ये स्पॉनिंग के लिए, ये जो अंडे देने के लिए ये कहाँ चले आते हैं, फ्रेश वाटर में चले आते हैं, नदियों में चले आते हैं। और ये इतने लंबी यात्रा करके स्पॉनिंग के लिए आते हैं, और बच्चों यहाँ पर ये स्पॉन करते हैं, अंडे देते हैं, वो लार्वे बढ़ते हैं, और जो एडल्ट्स आते हैं उनकी जाहिर सी बात है डेथ हो जाती है, और ये फिर से ये ग्रो करते हैं। ये जो स्पॉन किए थे, जो लार्वी थे, ये मेटामॉर्फोज होते हैं और पुनः ये चले जाते हैं समंदर में वापस। अब ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में हम एक पूरी की पूरी विधि को, पूरे हैबिचुअल को, पूरे बिहेवियर को, एनिमल बिहेवियर को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में खास तौर से पूछा जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। आप देखिए जो जंतु हैं, जो यहाँ पर साइक्लोस्टोम्स हैं, ये साइक्लोस्टोम्स क्या किए हैं, पूरा जीवन अपना समंदर में व्यतीत किए हैं, लेकिन केवल प्रजनन काल में अंडे देने के लिए ये मीठे पानी में चले आए हैं, फ्रेश वाटर में चले आए हैं। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये माइग्रेशन का एक प्रकार है, एनाड्रोमस माइग्रेशन। अगर स्थिति ठीक इसके विपरीत हो जाती है, थोड़ा सा हम साइक्लोस्टोम से अलग जाके बात करेंगे, स्थिति थोड़ी सी इससे विपरीत होती है कि जब जंतु अपना पूरा जीवन मीठे पानी में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वहाँ जा कर के ये स्पॉनिंग के लिए खारे पानी में चले गए हैं, मतलब समंदर में जा रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं कैटाड्रोमस। याद रखेंगे, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस माइग्रेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो एनाड्रोमस माइग्रेशन का एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोम्स, और कैटाड्रोमस का एग्जाम्पल है एंगुइला। एक ईल है, एक तरह की फिश है, वो करती है, जो कि रहती तो है मीठे पानी में, लेकिन प्रजनन काल में अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए वो खारे पानी में चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने साइक्लोस्टोम्स देखा, आप उदाहरण देख रहे हैं लैम्प्रे और हैगफिश। यहाँ पर एक और बात आपको बता देंगे कि जो लैम्प्रे है इसका एक खास लार्वा है, एमोसीट लार्वा। आप देख रहे हैं एमोसीट लार्वा, आपको दिख रहा है। एमोसीट लार्वा की विशेषता है कि इस लार्वा को हमने कनेक्टिंग लिंक कहा है। जैसे हमने पेरिपेटस को कनेक्टिंग लिंक कहा था, जैसे हमने नियोपाइलिना को कनेक्टिंग लिंक कहा था, उसी तरह से हम एमोसिट लार्वा को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एम्फिओक्सस और साइक्लोस्टोम्स को कनेक्ट करता है। एम्फिओक्सस सेफेलोकॉर्डेट्स और साइक्लोस्टोम्स को कनेक्ट करते हैं, ये लार्वा, नॉट द एडल्ट। तो लार्वा को हम एमोसिट लार्वा कहते हैं, और एमोसिट लार्वा इज नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सेफेलोकॉर्डेट्स एंड साइक्लोस्टोम्स। सेफेलोकॉर्डेट और साइक्लोस्टोम्स के बीच का ये जोड़ने वाला कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो अब हम आते हैं
क्रेनिएटा में, क्रेनिएटा माने जिसके पास दिमाग है, दिमाग का डब्बा है, क्रेनियम बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स है। अब वहाँ पर जब हम आते हैं तो हमने एग्नेथोस्टोमेटा तो देख ही लिया है, ग्नेथोस्टोमेटा हम देखते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा में हम स्टार्ट करते हैं क्लास पाइशेस या मछलियों की क्लास। बड़ी खूबसूरत सी मछलियाँ हैं, आपको दिख रही हैं, देखिए रंग बिरंगी मछलियाँ दिख रही हैं, गोल्डन फिश दिख रही है, शार्क भी दिख रही है आपको, ठीक है, कई तरह की मछलियाँ, एक्वेरियम फिश भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी मछलियाँ हैं बड़ी विविधता ली हुई है। कुछ आपको फ्रेश वाटर में दिखेंगी, कुछ आपको मरीन वाटर में दिखेंगी, कुछ तालाबों में, फ्रेश वाटर में भी फिर इनकी विभक्ति है, तालाबों में कुछ मछलियाँ मिल जाती हैं, कुछ मछलियाँ आपको नदी में मिलती हैं। इस तरह से मछलियों में बड़ी विविधता है और मछलियों का एक पूरा विज्ञान है जिसमें आप अध्ययन करते हैं और मछलियों के विस्तृत अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं हम इक्थियोलॉजी या मत्स्य विज्ञान। इक्थियोलॉजी, ECTHYOLOGY यहाँ लिखा हुआ है, इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ द फिशेस। तो आइए अब हम देखते हैं मछलियों का जो विभाजन है वो पुनः से प्लैकोडर्माई जो कि विलुप्त हो चुका है, और दूसरा और तीसरा आता है कॉन्ड्रिक्टिस जिसको हम कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, ऑस्टिक्टिस जिसको कि हम बोनी फिश कहते हैं। इन दोनों में बच्चों देखिए फ़र्क देखिए, आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये मछली कार्टिलेजिनस फिश है और ये मछली ऑस्टिक्टिस या बोनी फिश है। देखिए जो कॉन्ड्रिक्टिस है आप उसका मुंह देखिए कहाँ पर है, उसका कॉन्ड्रिक्टिस का जो मुंह है वो वेंट्रल सरफेस पे आपको दिख रहा है, लेकिन जो बोनी फिश है उसका मुंह आपको टर्मिनल दिख रहा है। अब आइए कॉन्ड्रिक्टिस की पूंछ देखिए, वो हेट्रोसर्कल होती है, मतलब दो, उसके जो हेट्रोसर्कल मतलब क्या होती है, उसका जो विभाजन हो रहा है वो एक इक्वल भाग में नहीं हो करके, देखिए वहाँ पर वो विषमता लिए हुए उसकी विभक्ति है, उसका विभाजन है। लेकिन जो बोनी फिश है उसका जो पूंछ है, जो उसकी टेल है, वो देखिए दो इक्वल भागों में विभाजित है। फिर यहाँ देखिए कि जो कॉन्ड्रिक्टिस है इसमें ऑपरकुलम नहीं है, जबकि बोनी फिशेस में आपको ऑपरकुलम दिख रहा है, ठीक है। इसमें प्लैकोडर्मल जो स्केल्स होते हैं प्लैकोडर्मा होते हैं, और उसमें देखिए टिनॉइड स्केल्स हैं, आपको गोल सर्कुलर स्केल्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे अंतर हैं जिनके द्वारा आप कार्टिलेजिनस फिशेस को बोनी फिशेस से अलग कर सकते हैं, कॉन्ड्रिक्टिस को आप ऑस्टिक्टिस से बिल्कुल भिन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मछलियों की बात वर्गीकरण को हम थोड़ा सा विराम देते हैं और आते हैं अब इनके मुख्य कैरेक्टर्स पे। तो इनके जो लक्षण हैं वो क्या हैं? इनके लक्षण देखिए, पहले तो ये मोनोकॉन्डाइलिक हैं। मोनोकॉन्डाइलिक मतलब इनका जो हेड होता है वो बिल्कुल एक ही कॉन्डाइल होता है, उसमें एक फरो होता है, ये मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं। नेफ्रिडिया पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, और साथ ही साथ इनका जो हार्ट होता है वो केवल 2 चैम्बर का होता है, इसको हम वीनस हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वीनस हार्ट कहते हैं। इनमें स्केल्स पाए जाते हैं, इनमें फिन्स पाए जाते हैं। स्केल्स अभी हमने देखा प्लैकोडर्माई हो सकते हैं या प्लेकॉइड स्केल्स हो सकते हैं, और ये जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं ये टिनॉइड स्केल से भिन्न होते हैं। प्लेकॉइड पंख की तरह होते हैं और जो टिनॉइड हैं वो गोल सर्कुलर होते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि जो इनका उत्सर्जन तंत्र अगर आप देखोगे तो ये एमिनोटेलिक होते हैं, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, और पानी में रहने वाले जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। किसमें? पानी में, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है, वो शरीर में अगर रहता है तो शरीर के लिए जहर बनता है, तो उसके उत्सर्जन के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। तो वो केवल किसमें, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो जलीय जंतु हैं, उनमें ही संभव होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा मछलियों का विशेष गुण। इनमें हमने देखा कि जो स्केल होते हैं प्लेकॉइड और साथ ही साथ टिनॉइड स्केल। तो प्लेकॉइड स्केल और टिनॉइड स्केल अलग अलग विभाग में होंगे। प्लेकॉइड होगा कार्टिलेजिनस में और टिनॉइड होगा बोनी फिशेस में। ठीक है, तो इसके साथ कुछ एग्जांपल्स आप देखिए। कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जांपल देखिए। शार्क जो है वो कार्टिलेजिनस फिश है, और जो रोहू है आप देख रहे हैं वो क्या है, बोनी फिशेस है।
इनके रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो रिप्रोडक्शन को लेकर के एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कार्टिलेजिनस फिश जो होते हैं ये विविपेरस होते हैं। जी हाँ, शार्क विविपेरस होता है, लेकिन जो लोबियोरोहिता या रोहू जो है, जो रोहू मछली है, वो ओविपेरस होते हैं, याद रखेंगे। और जब ये विविपेरस होते हैं तो कार्टिलेजिनस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, जबकि बोनी फिशेस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ ही यहाँ पर हम क्लास पाइशिस को, मछलियों के वर्ग को हम यहाँ पर विराम देते हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे